Hi, this is CA Jyoti Deshwal and I welcome you all again back to my YouTube channel or welcome if you are coming to this channel for the very first time. I hope that you all are doing great. I also hope that your studies are going really well. In this particular class, we are going to revise a very important standard that is essay number 540. थोड़ा सा लेंथी स्टैंडर्ड है लेकिन जिस वे से हम इस स्टैंडर्ड को अपनी इस क्लास में कवर करेंगे आपके लिए इस स्टैंडर्ड को रिवाइज करना विल बी सुपर इजी. आई एम गोइंग टू यूज माई चार्ट्स टू रिवाइज दिस स्टैंडर्ड. अगर आपके पास ये चार्ट्स नहीं हैं और अगर आपको ये चार्ट्स चाहिए तो मैंने 2-3 क्लास पहले भी बोला है कि आप इन चार्ट्स को मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने आज ही अपने यूट्यूब चैनल के होम सेक्शन के ऊपर इंसर्ट कर दिया है. अगर आपने उस चैनल को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, यू कैन ज्वाइन दैट चैनल. अगर मुझे नोट्स के अलावा कोई और मटेरियल शेयर करना है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, कोई ऑडियो शेयर करनी है, कोई वीडियो शेयर करनी है जिसको मैं अपने यूट्यूब चैनल पे नहीं डालना चाहती, उसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे ही डालूंगी. तो आपने अगर अभी तक उस चैनल को नहीं ज्वाइन किया है, डू ज्वाइन दैट चैनल. आई एम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 540. बहुत इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है, ध्यान से सुनना, इजी स्टैंडर्ड है. क्या कहता है स्टैंडर्ड? स्टैंडर्ड कहता है कि आपके ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स एंड रिलेटेड डिस्क्लोजर्स. स्टैंडर्ड को शुरू करने से पहले 2 मिनट बात कर लेते हैं कि ये स्टैंडर्ड आपके ऑडिटर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लगाता ही क्यों है. मतलब जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसे नंबर 540 आपके ऑडिटर के ऊपर लगा रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लगा रहा है? इसका रीजन ये है कि आपकी मैनेजमेंट जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त आपकी मैनेजमेंट बहुत सारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स. इसका आप एक एग्जांपल ले सकते हो. आपकी मैनेजमेंट प्रोविजंस बनाती है फॉर द डाउटफुल डेट्स और आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? एज पर एसे नंबर 200 आपके ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है कि उसको एक रीजनेबल अश्योरेंस लेनी पड़ती है कि आपकी मैनेजमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू और नॉट. मतलब आपके ऑडिटर को एक एश्योरेंस लेनी पड़ती है कि उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई भी गलतियां नहीं हैं, चाहे वो गलतियां एरर से हो रही हैं, चाहे वो गलतियां फ्रॉड से हो रही हैं. और क्योंकि आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते टाइम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं, तो आपके ऑडिटर को इंश्योर करना पड़ता है, कंफर्ट लेना पड़ता है, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने पड़ते हैं कि आपकी मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं. मैंने एडुकेट नहीं बोला, मैंने एक्यूरेट नहीं बोला, मैंने क्या बोला? वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल हैं और रीजनेबल ही आपका ऑडिटर इंश्योर कर सकता है, क्योंकि जहां पे आपकी मैनेजमेंट एस्टिमेट्स लेती है वहां पे आपकी मैनेजमेंट अप्रोक्सीमेशन करती है मॉनेटरी वैल्यू की, और जहां पे वो अप्रोक्सीमेशन करती है वहां पे कभी भी आप श्योरिटी नहीं दे सकते. वहां पे हमेशा आप क्या इंश्योर करोगे कि जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी मैनेजमेंट ने लिए हैं वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होना चाहिए. उसके साथ जो डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट आपके फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क बोलते हैं इन रिलेशन टू दीज अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या आपकी मैनेजमेंट ने उन डिस्क्लोजर्स को दिया है अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क? इस चीज के ऊपर भी आपके ऑडिटर को कंफर्ट लेना पड़ता है. तो मतलब आपके ऑडिटर की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस स्टैंडर्ड में. पहली क्या कि आपके ऑडिटर को ये इंश्योर करना है कि आपकी मैनेजमेंट ने जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं इंक्लूडिंग दी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैसे होने चाहिए? वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स रीजनेबल होना चाहिए. और दूसरा, उसको इस रिलेशन में भी कंफर्ट लेना है कि जो भी डिस्क्लोजर्स हैं आपकी मैनेजमेंट के वो एडुकेट होने चाहिए, वो सही होने चाहिए एज पर दी रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क. राइट नाउ आई एम स्टार्टिंग विद एसे नंबर 540 में सबसे पहले मतलब है कि व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग एस्टिमेट. ऐसा कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा. अकाउंटिंग एस्टिमेट का सिंपल सा मतलब होता है कि जिन अमाउंट के रिलेशन में आपकी मैनेजमेंट एक प्रिसाइज वे से वैल्यू को मेजर नहीं कर पाती, वहां पे आपकी मैनेजमेंट मॉनेटरी वैल्यू की अप्रोक्सीमेशन करती है, और यही बात आपका स्टैंडर्ड बोलता है. उसके साथ साथ जहां जहां पे भी आपकी मैनेजमेंट एस्टिमेट लेती है वहां वहां पे एक अनसर्टेनिटी अराइज होती है, एक डाउट अराइज होता है, और उस डाउट को कहते हैं एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी. और इस चीज को हम बाद में जाके स्टैंडर्ड में दोबारा से पढ़ेंगे. राइट, मूविंग फॉरवर्ड, यहां से आपका स्टैंडर्ड मेनली शुरू होता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं आपके ऑडिटर के एज पर एसे नंबर 540. स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है कि तुम्हें क्या ऑब्टेन करने हैं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं. मैंने आपको अभी बताया कि आपके ऑडिटर को 2 चीजों के रिलेशन में ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं. नंबर 1, जो भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी मैनेजमेंट ने लिए हैं इंक्लूडिंग द फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, वो क्या होनी चाहिए? दोज शुड बी रीजनेबल.
एंड जो भी डिस्क्लोजर्स आपके मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिए हैं वो डिस्क्लोजर्स क्या होने चाहिए, एडुकेट होने चाहिए, सही होने चाहिए एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, राइट। तो ये दो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका स्टैंडर्ड लगाता है आपके ऑडिटर के ऊपर। मूविंग फॉरवर्ड, स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर अगर तुम्हें अपने ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सबसे पहले रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो आपकी मैनेजमेंट अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते वक्त ले रही है उसमें रिस्क ऑफ मटीरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस कितने हैं, उसमें गलतियां होने के चांसेस कितने हैं। और उसके लिए स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम्हें सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी पड़ेगी, जैसे कि हम नॉर्मली भी एसए नंबर 315 में करते हैं। अंडरस्टैंडिंग आपका ऑडिटर किस किस चीजों की करेगा, तो अंडरस्टैंडिंग आपका ऑडिटर करेगा कि वो कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो आपकी एंटिटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है और उस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अंदर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर क्या बोला गया है। मतलब फॉर एग्जांपल एक इंड एस 37 होता है, इंड एस 37 जो बात करता है प्रोविजनिंग कैसे करेगी आपकी मैनेजमेंट, राइट। तो अगर कोई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क किसी भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के बारे में कोई भी रिक्वायरमेंट लगाता है तो आपका ऑडिटर उसकी अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा। उसके बाद आपका स्टैंडर्ड ये भी कहता है कि ऑडिटर तुम इस बात को भी अंडरस्टैंड करना कि आपकी मैनेजमेंट उन ट्रांजेक्शन्स को, उन अकाउंट बैलेंसेस को, उन अकाउंट्स को कैसे आइडेंटिफाई करती है जिन ट्रांजेक्शन्स की वजह से, जिन अकाउंट्स की वजह से, जिन डिस्क्लोजर्स की वजह से आपकी मैनेजमेंट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये अकाउंटिंग एस्टिमेट्स अराइज हो रहे हैं। मतलब जिन ट्रांजैक्शंस की वजह से आपकी मैनेजमेंट को अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने पड़ते हैं, आपकी मैनेजमेंट उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कैसे करती है, आपका ऑडिटर इस चीज की भी अंडरस्टैंडिंग लेगा। उसके बाद स्टैंडर्ड कहता है कि ऑडिटर तुम इंक्वायरी कर सकते हो मैनेजमेंट से। किन किन चीजों की इंक्वायरी कर सकते हो, तुम आपकी मैनेजमेंट से पूछ सकते हो कि क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट इस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी सर्कमस्टांस में चेंज हुआ है जहां पे आपकी एंटिटी चेंज कैसे हो सकता है कि क्या आपकी एंटिटी किसी एक ऐसी ट्रांजैक्शन में एंटर हुई है जिस ट्रांजैक्शन की वजह से उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने पड़े हैं। दूसरा, क्या किसी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन में, किसी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन के टर्म्स एंड कंडीशन में कोई भी चेंज हुआ है जिसकी वजह से आपकी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं। उसके साथ साथ क्या आपकी मैनेजमेंट की अकाउंटिंग पॉलिसीज जो उसके अकाउंटिंग एस्टिमेट से रिलेट करते हैं उसमें कोई चेंज आया है, और क्या आपकी एंटिटी के ऊपर जो भी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल होती है उन रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई चेंज आया है, और आपकी मैनेजमेंट को क्या कोई न्यू इवेंट्स, कोई न्यू कंडीशंस मिली हैं जिसकी वजह से उसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए हैं। न्यू इवेंट्स, न्यू कंडीशंस क्या हो सकती हैं, मान लो कोई भी लिटिगेशन ऐसी आ गई है जिसको लेकर आपकी मैनेजमेंट को लगता है कि फ्यूचर में उसके ऊपर कोई भी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आ सकती है, तो आपकी मैनेजमेंट उसके लिए क्या बनाएगी, प्रोविजंस बनाएगी। तो इन सारी चीजों की इंक्वायरी आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट से कर सकता है। तो आपका ऑडिटर क्या करेगा, हमने क्या बोला, उसको अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करनी है कि कौन सा एक तो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है और वो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपके एस्टिमेट को लेकर, डिस्क्लोजर्स को लेकर क्या बोलता है। उसके बाद आपकी मैनेजमेंट आइडेंटिफाई कैसे करती है उन ट्रांजैक्शंस को, उन अकाउंटिंग बैलेंसेस को जिसकी वजह से अकाउंटिंग एस्टिमेट अराइज होते हैं, और आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट से इंक्वायरी कर सकता है कि क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई भी सर्कमस्टांस में चेंज आया है, क्या उसने किसी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज किया है, क्या वो किसी एक नई ट्रांजैक्शन में एंटर की है, क्या किसी एग्जिस्टिंग ट्रांजैक्शन के कोई टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हुए हैं, या फिर क्या किसी रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट में कोई चेंज आया है, या उसने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई ऐसी न्यू कंडीशन आइडेंटिफाई की है जिसकी वजह से उसको अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने पड़े हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड ये भी कहता है, वो आपकी मैनेजमेंट से समझेगा कि मैनेजमेंट तुम ये बताओ तुम अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेते कैसे हो, तो वो अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा कि हाउ द मैनेजमेंट इज मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। और इस अंडरस्टैंडिंग को ऑब्टेन करने के लिए वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि मैनेजमेंट कौन कौन से मेथड यूज करती है फॉर मेकिंग द अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। वो अंडरस्टैंड करेगा कि क्या जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है वो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लेती है या नहीं लेती है, क्योंकि कई बार जिस मैटर के रिलेशन में आपकी मैनेजमेंट एस्टिमेट्स ले रही होती है वो टेक्निकल मैटर्स होते हैं, तो उस रिलेशन में वो किसी एक्सपर्ट की हेल्प भी ले सकती है, और आपका ऑडिटर इस चीज की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा।
वो इस चीज को भी समझेगा कि आपके मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन के ऊपर कौन कौन से कंट्रोल्स लगाए हुए हैं। और उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट जब अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है तो वो बहुत सारी अजम्पशंस लेती है, बहुत सारी अजम्पशंस लेती है। मैं एग्जांपल दूं आपको अजम्पशन का, तो जब आपकी मैनेजमेंट प्रोविजनिंग बनाती है किसकी, आपके डेटर्स डाउटफुल डेट्स की, तो उस केस में क्या होता है कि आपकी मैनेजमेंट अजम्पशन लेती है कि एक तो वो कंसिडर करती है कि आपके डेटर की एजिंग क्या है, उसके बाद वो अज्यूम करती है कि उसको कितने % चांसेस है कि उसको पैसा आ जाएगा। वो बहुत सारी चीजों की अजम्पशन लेते हैं कि उसकी क्रेडिट वर्दीनेस कैसी है, उस बंदे का नेचर कैसा है, पास्ट एक्सपीरियंस कैसा है, तो बहुत सारी चीजों को वो कंसिडर करके अकाउंटिंग एस्टिमेट लेती है। तो आपका ऑडिटर इन सारी चीजों को अंडरस्टैंड करेगा। उसके बाद वो ये भी अंडरस्टैंड करेगा अगर मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट लेने के मेथड में कोई भी चेंज आया है इन कंपैरिजन विद द प्रायर पीरियड, मतलब पिछले साल में वो कोई और मेथड यूज करती थी, अभी वो किसी और मेथड को यूज करके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स ले रही है, तो उस केस में आपका ऑडिटर मैनेजमेंट से पूछेगा, मैनेजमेंट रीजन बताओ व्हाई दिस चेंज हैव कम, राइट। तो आपका ऑडिटर रीजंस को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये सारी चीजें भी आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा। उसके साथ साथ वो आपकी मैनेजमेंट से अंडरस्टैंड करेगा कि मैनेजमेंट जो एस्टिमेशन लेने की वजह से एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी अराइज होती है, उसके इफेक्ट को कैसे एसेस करती है कि उसका इफेक्ट उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या पड़ रहा है। तो इन सारी चीजों की अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करेगा और इसी को कहते हैं कि आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट करेगा कि कितना रिस्क है मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इन योर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, राइट। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। बहुत सिंपल सा है, मैंने इसको 2 बार करा दिया है इसी रिवीजन में, आप एक बार खुद से पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने अभी क्या बोला कि जब मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है उस टाइम पे मैनेजमेंट क्या करती है, उस टाइम पे मैनेजमेंट बहुत सारी अजम्पशंस लेती है, बहुत सारे मैटर्स को कंसिडर करती है। तो ये पॉइंट कहता है कि कौन कौन से वो मैटर्स हैं दैट मे बी यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग, जिनको आपका ऑडिटर यूज कर सकता है इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए कि आपकी मैनेजमेंट ने कौन कौन सी अजम्पशन ली है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को करने के लिए। क्वेश्चन समझ में क्या आया, क्वेश्चन आया आपको समझ में? क्वेश्चन ये है कि वो कौन कौन से मैटर्स आपका ऑडिटर कंसीडर करेगा इस चीज को समझने के लिए कि जब आपकी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए, उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने के लिए आपकी मैनेजमेंट ने कौन सी असम्पशन यूज करी है। यहां से भी एग्जाम में 4-5 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला पॉइंट कहता है कि आपका ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा नेचर क्या है असम्पशन का और वेदर क्या ये असम्पशन एक सिग्निफिकेंट असम्पशन हो सकती है। सिंपल सी वर्ड है, सबसे पहले आपका ऑडिटर असम्पशन जो भी ली है आपकी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते वक्त उसके नेचर को अंडरस्टैंड करेगा। दूसरी चीज, आपकी मैनेजमेंट एसेस कैसे करती है कि जो असम्पशन मैं ले रही हूं वो असम्पशन रेलिवेंट है और वो कंप्लीट है। मतलब मैनेजमेंट का कौन सा प्रोसीजर्स है, कौन से कंट्रोल हैं जो इस चीज की श्योरिटी देते हैं कि उसकी ली हुई असम्पशन रेलिवेंट है और कंप्लीट है। और उसके बाद ये भी कहता है कि इफ एप्लीकेबल जो आपकी मैनेजमेंट ने ली हैं, जो आपकी मैनेजमेंट ने असम्पशन ली हैं, वो असम्पशंस इंटरनली कंसिस्टेंट होनी चाहिए। मतलब जो इसकी पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं, कंट्रोल्स हैं, उनके साथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। उसके साथ साथ जहां पे ट्रांजैक्शंस रिलेट करती हैं विद इन द कंट्रोल्स ऑफ द एंटिटी, और जहां पे ट्रांजैक्शंस रिलेट करती हैं, जहां पे असम्पशन रिलेट करती हैं विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी, और कुछ ऐसी असम्पशंस होंगी जो आपकी एंटिटी के कंट्रोल के बाहर की होती हैं। तो ये कौन सी असम्पशंस होती हैं जो आपकी एंटिटी के कंट्रोल में होती हैं? फॉर एग्जाम्पल, आपकी मैनेजमेंट असम्पशंस लेती है अपने मेंटेनेंस प्रोग्राम को लेकर कि मैं अपने एसेट की किस किस टाइम के ऊपर मेंटेनेंस करवाऊंगी, राइट। तो वो उससे फर्क क्या पड़ेगा, उसकी जब वो यूजफुल लाइफ एस्टिमेट करेगी अपने एसेट की, जब वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करती है उसकी यूजफुल लाइफ के ऊपर फर्क पड़ेगा। तो ये एक ऐसी असम्पशन है जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के अंदर है, राइट। और कुछ ऐसी असम्पशन भी हो सकती हैं जो मैनेजमेंट के कंट्रोल के बाहर की असम्पशंस होंगी। फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट जब असम्पशन लेती है कि आने वाले टाइम में इंटरेस्ट रेट कैसा होगा, तो ये जो असम्पशन है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन योर मैनेजमेंट। ये किसके ऊपर डिपेंड करता है कि मार्केट में फोर्सेस कैसे होंगे। तो आपका ऑडिटर दोनों ही चीजों को अंडरस्टैंड करेगा कि कौन कौन सी असम्पशंस मैनेजमेंट के कंट्रोल में है और कौन सी असम्पशंस मैनेजमेंट के कंट्रोल में नहीं है। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट उन असम्पशंस की डॉक्यूमेंटेशन कैसे यूज करती है और डॉक्यूमेंटेशन कैसे करती है और कौन सी सपोर्टिंग अवेलेबल है, मतलब कौन से डॉक्यूमेंट अवेलेबल है असम्पशन को लेकर। तो ये सारी चीजें, इन सारे मैटर्स को आपका ऑडिटर कंसिडर करेगा जब वो इस चीज को अंडरस्टैंड करेगा कि आपकी मैनेजमेंट ने कौन कौन से असम्पशंस ली हैं अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाने के लिए। फिर आता है
आपके ऑडिटर को रिव्यू भी करना पड़ता है किसका, प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स का। सिंपल सी बात है, जो आपकी मैनेजमेंट ने पिछले साल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए होंगे, आपका ऑडिटर उसका क्या करेगा, रिव्यू करेगा। रिव्यू करके उसको मिलेगा क्या, ट्राई टू अंडरस्टैंड। जो उसने पिछले साल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए होंगे वो आज मतलब इस साल में या तो मटेरियलाइज हो गए होंगे। अब अंडरस्टैंड करो, अगर आपकी मैनेजमेंट ने क्या एक अकाउंटिंग एस्टिमेट लिया था कि मेरे डेटर्स आउटस्टैंडिंग है 2 लाख रुपए के, और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में मेरे 2 लाख में से 20% के डेटर्स क्या हो जाएंगे, बैड डेट हो जाएंगे, इसलिए मैंने इसकी प्रोविजन बना दी। तो पिछले साल की प्रोविजन मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि इस साल में उसको एक्चुअल रिजल्ट मिल गए होंगे। तो जब आपका ऑडिटर ये अंडरस्टैंड करता है, रिव्यू करता है कि पिछले साल के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या थे, तो उसको मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के लेने के तरीके के ऊपर कंफर्ट आता है। उसको समझ में आता है कि आपकी मैनेजमेंट की नॉलेज क्या है, वो किन किन फैक्टर्स को कंसीडर करके अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है और वो कितने रीजनेबल होते हैं। इस वजह से आपका ऑडिटर रिव्यू करता है पिछले साल के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। तो स्टैंडर्ड क्या कहता है, द आउटकम ऑफ द, वर्ड यूज हुआ ना, द आउटकम, मतलब जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पिछले साल लिए थे वो अब एक्चुअल में मटेरियलाइज हो चुके होंगे, उनकी कुछ ना कुछ आउटकम आ चुकी होगी। तो जो भी आपकी आउटकम होगी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की, उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की जो रिलेट करते हैं प्रायर पीरियड से, दिस मे बी सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम योर करंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। एंड आपका ऑडिटर जब अंडरस्टैंडिंग ऑब्टेन करता है उस टाइम पे उसको एक इंफॉर्मेशन मिलती है अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रायर पीरियड के एस्टिमेशन, मतलब जितने भी आपकी मैनेजमेंट ने पिछले सालों में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए हैं वो कितने इफेक्टिव हैं, उसको ये पता लगता है। उसके साथ साथ आपका ऑडिटर विल बी एबल टू ऑब्टेन द ऑडिट एविडेंस कि उसको क्या लगता है कि आपकी मैनेजमेंट जो पिछले साल में अकाउंटिंग एस्टिमेट लेती थी, क्या उसको अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट के लेने के तरीके को रिवाइज करने की नीड है या नहीं, इस चीज़ के बारे में भी आपके ऑडिटर को अंडरस्टैंडिंग मिलती है। उसके साथ साथ आपके ऑडिटर को ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं इन रिलेशन टू दोज मैटर्स विच में रिक्वायर द डिस्क्लोजर्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कि कौन कौन से वो मैटर्स है जिसके रिलेशन में आपकी मैनेजमेंट को डिस्क्लोजर्स देनी चाहिए। तो इन सारे रीजंस की वजह से आपका ऑडिटर रिव्यू करता है प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। मूविंग फॉरवर्ड, आपका ऑडिटर को क्या करना पड़ता है, आपके ऑडिटर को रिस्क की असेसमेंट करनी पड़ती है अपने अकाउंटिंग। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्या कहता है ये पॉइंट, आपका ऑडिटर जब रिस्क की असेसमेंट करेगा कि कितना रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने के चांसेस हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में, उस टाइम पे आपका ऑडिटर डिटरमाइन करेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जिस अकाउंटिंग एस्टिमेट की एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई होगी वहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट भी हाई होगा। तो जब आपका ऑडिटर रिस्क की असेसमेंट कर रहा होगा वो उन सारे फैक्टर्स को समझेगा, इवेलुएट करेगा, डिटरमाइन करेगा कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपके एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को अफेक्ट करते हैं। एग्जाम में यहां से भी डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। पहला फैक्टर कौन सा होता है जो आपके एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी को अफेक्ट करता है, जिस भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने में आपकी मैनेजमेंट की जजमेंट ज्यादा इन्वॉल्व होगी वहां पे हमेशा एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई होगी। दूसरा पॉइंट, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी अजम्पशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे, जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी अजम्पशन के टुवर्ड्स ज्यादा सेंसिटिव होंगे वहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हमेशा हाई होगी। और अगर आपकी मैनेजमेंट के पास कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है जिस टेक्निक को यूज करके आपकी मैनेजमेंट आपकी अनसर्टेनिटी को रिड्यूस कर सकती है, वहां पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई होगी और वहां पे भी रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी हाई। उसके बाद अगर आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेशन के लिए जो डाटा यूज करती है, अगर वो डाटा एक्सटर्नल सोर्स से लेती है तो वहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो एंड रिस्क विल बी लो। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है कि अगर आपके जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स है वो बेस्ड हैं किसी ऑब्जर्वेबल इनपुट या फिर अनऑब्जर्वेबल इनपुट पे, इस चीज को हम कहां पे पढ़ते हैं, आपके इंडेस 113 में पढ़ते हैं। तो अगर आपकी मैनेजमेंट ऑब्जर्वेबल इनपुट यूज करती है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने में, तो वहां पे उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो एंड रिस्क विल बी लो। अब ये इनपुट्स क्या होते हैं आपने पढ़ा होगा, इसको डेफिनेटली पढ़ा होगा इंडेस 113 में, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट, ये अगला पॉइंट क्या है कि जब आपको ऑडिटर एक बार रिस्क की असेसमेंट कर लेगा उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको रिस्पॉन्सेज जनरेट करने पड़ेंगे एज पर एसए नंबर 330। स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर जब अपने रिस्पॉन्सेज जनरेट करेगा उस टाइम पे वो डिटरमाइन करेगा कि जो भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क आपकी एंटिटी के ऊपर डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट लगाते हैं, क्या आपकी एंटिटी ने वो डिस्क्लोजर्स दिए हैं। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट ने जो भी मेथड यूज करे हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने के लिए, वो मेथड्स क्या हैं, वो एप्रोप्रिएट हैं। तो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करके आपका ऑडिटर क्या जनरेट
जनरेट करेगा रिस्पॉन्सेज। उसके बाद अगला पॉइंट क्या आता है, जिसको हमने आपके बिगिनिंग ऑफ द लेक्चर में भी समझा था कि आपके ऑडिटर का दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, उसको ये इंश्योर करना है कि जो भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट एंटिटी के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क उसके ऊपर लगाते हैं, क्या आपकी मैनेजमेंट ने उन डिस्क्लोजर्स को किया है और क्या वो डिस्क्लोजर्स क्या हैं, एडुकेट है, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है। आपके ऑडिटर को इस रिलेशन में क्या ऑब्टेन करने हैं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन करने हैं। और उसको इस चीज को भी इंश्योर करना है कि जो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एक सिग्निफिकेंट रिस्क को अराइज करते हैं, क्या आपकी मैनेजमेंट ने उन अकाउंटिंग एस्टिमेट के रिलेशन में जो एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी है, क्या उसका डिस्क्लोजर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क दिया है। एग्जाम में यहां से कुछ भी ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंडिकेटर्स ऑफ मैनेजमेंट बाइस। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैनेजमेंट जब अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते टाइम जब वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेगी तो वो अपने फायदे के लिए अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की पोजीशन को अपने अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करने के लिए बाइज कर सकती है, राइट। तो वो कौन कौन से इंडिकेटर्स होंगे आपके बाइस के, इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देती हूँ, वो है आपका इंपॉर्टेंट पोर्शन। एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे जहां पे आप इस चीज को, मतलब ये एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये इंडिकेशन है कि जब आपका ऑडिटर ऑडिट कर रहा होगा, अगर इनमें से कोई भी चीज उसको मिलती है तो वो इंडिकेशन हो सकती है कि मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट लेते टाइम बाइस किया है। कौन कौन से, नंबर 1, अगर आपकी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट को 2 रीजंस की वजह से चेंज किया है। कौन कौन से, नंबर 1, अगर आपकी मैनेजमेंट ने अकाउंटिंग एस्टिमेट को सिर्फ इस वजह से चेंज किया क्योंकि आपकी मैनेजमेंट सब्जेक्टिव असेसमेंट करना चाहती है, मतलब अपने हिसाब से असेसमेंट करना चाहती है, या फिर सर्कमस्टांसिस चेंज हो गए जिसकी कोई रीजनेबल एक्सप्लेनेशन उसके पास है नहीं, तो इसमें भी ये भी एक इंडिकेशन हो सकती है कि आपकी मैनेजमेंट ने बाइज किया है। उसके साथ साथ अगर आपकी मैनेजमेंट जो अजम्पशन लेती है अकाउंटिंग एस्टिमेट को बनाने के लिए, वो आपकी मैनेजमेंट की खुद की अजम्पशंस हैं, और वो अजम्पशंस जो नॉर्मली मार्केट के ऑब्जर्वेबल इनपुट्स है, मतलब जिस टाइप की अजम्पशन मार्केट में जनरली ली जाती है, इस टाइप के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेकर उनके साथ इनकंसिस्टेंट है, मतलब उन दोनों में डिफरेंस है। तो दिस कुड ऑल्सो बी अ इंडिकेटर ऑफ मैनेजमेंट बाइस। उसके बाद अगर आपकी मैनेजमेंट अपने अजम्पशन को इस वे से लेती है कि वो अल्टीमेटली जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसको फुलफिल करना चाहती है, तो ये भी क्या है, एक इंडिकेशन है आपकी मैनेजमेंट बाइस की। और जब आपकी मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट्स लेती है, उस टाइम पे वो पॉइंट एस्टिमेट एक ऐसा पैटर्न शो करता है, या तो वो पैटर्न ऑप्टिमिज्म का है या तो पेसिमिज्म का है। इस चीज को समझो, 2 टाइप के एस्टिमेट्स हो सकते हैं, एक तो या तो पॉइंट एस्टिमेट हो सकता है या तो आपका रेंज एस्टिमेट हो सकता है। पॉइंट एस्टिमेट का मतलब क्या हुआ, इन सिंपल वर्ड, मान लो आपके मैनेजमेंट को डेटर से पैसे मिलने थे 2 लाख रुपए के, और आपकी मैनेजमेंट कहती है, मैनेजमेंट एस्टिमेशन ले रही है कि मुझे अगले साल सिर्फ 1 लाख रुपए ही मिलेंगे, तो 1 लाख एक उसने एक अमाउंट दे दिया, 1 लाख, इस 1 लाख की एस्टिमेशन जिसमें मैनेजमेंट एक अमाउंट दे रही है उसको कहते हैं पॉइंट एस्टिमेट, मतलब 1 पॉइंट की एस्टिमेशन। और उसके बाद आती है रेंज एस्टिमेशन। रेंज एस्टिमेशन में मैम कह रही, रेंज एस्टिमेशन में आपकी मैनेजमेंट क्या करती है कि उसमें एक रेंज स्पेसिफाई करती है कि मुझे इतने % चांसेस है कि मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतने % चांसेस है मुझे इतना पैसा मिलेगा, इतने % चांसेस है मुझे अब पैसा मिलेगा। मैनेजमेंट लोअर से लेकर हायर रेंज तक एक रेंज प्रिस्क्राइब करती है, राइट। तो ये पॉइंट कहता है कि जब भी मैनेजमेंट पॉइंट एस्टिमेट करती है, उस टाइम पे मैनेजमेंट इस तरीके से पॉइंट एस्टिमेशन करती है कि या तो मैनेजमेंट का पैटर्न बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक दिखता है, या अगर आपके ऑडिटर को मैनेजमेंट का पैटर्न बहुत ज्यादा नेगेटिव दिखता है, उस केस में भी दिस कुड बी अ इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट बाइस। तो कौन कौन से आपके मैनेजमेंट बाइस के इंडिकेशन हो सकते हैं, ये आपका एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नंबर 1 कौन सा हो सकता है, जहां पे आपकी मैनेजमेंट ने सब्जेक्टिव असेसमेंट करने के लिए आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट को चेंज किया। दूसरा, मैनेजमेंट ऐसे अकाउंटिंग एजम्पशन ले रही है आपके अकाउंटिंग एस्टिमेट को करने के लिए जो नॉर्मली मार्केट में कोई नहीं ले रहा है। तीसरा, आपकी मैनेजमेंट जब अकाउंटिंग एजम्पशन लेती है अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने के लिए, वो उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए लेती है। और तीसरा, आपकी मैनेजमेंट का जो पॉइंट एस्टिमेशन लेने का मेथड है, वो मेथड ऐसा है या तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव ट्रेंड को शो कर रहा है या बहुत ज्यादा नेगेटिव ट्रेंड को शो कर रहा है। सो दिस कुड बी सम ऑफ द इंडिकेशन ऑफ मैनेजमेंट बाइस। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड कहता है कि आपका ऑडिटर एक रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ले सकता है आपकी मैनेजमेंट से इन रिलेशन टू अकाउंटिंग एस्टिमेट, और वो आपकी मैनेजमेंट से आपके
आपके जो मैनेजमेंट है वो किन किन रिलेशन को, किन किन चीज़ों को उस रिटन रिप्रेजेंटेशन के अंदर लिख के देगी। तो स्टैंडर्ड कहता है आपका ऑडिटर आपकी मैनेजमेंट से लिखवा के ले सकता है कि कौन सी मेजरमेंट प्रोसेस आपकी मैनेजमेंट यूज़ करती है अकाउंटिंग एस्टिमेट को लेने के लिए, कौन से मॉडल वो यूज़ कर रही है अपने अकाउंटिंग एस्टिमेशन को लेने के लिए। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट से वो लिखवा के ले लेगा कि मैनेजमेंट जो तुमने असम्पशन यूज़ करी हैं अपने अकाउंटिंग एस्टिमेशन को लेने के लिए वो क्या है, वो असम्पशन रेलिवेंट है। और वो असम्पशन, अच्छा रेलिवेंट का मतलब क्या होगा, रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ दैट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, राइट। उसके साथ साथ जो भी डिस्क्लोजर्स आपकी मैनेजमेंट ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिए हैं रिलेटेड टू दिस अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, दोज डिस्क्लोजर्स आर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। उसके साथ वो ये भी लिखवा लेगा आपके मैनेजमेंट से कि मैनेजमेंट की नज़र में ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं आया है जिसकी वजह से आपकी मैनेजमेंट ने जो इनिशियल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए थे उनमें कोई भी एडजस्टमेंट करी है। तो आपका ऑडिटर इन मैटर्स के रिलेशन में एक WR मांग सकता है। किन किन मैटर्स के रिलेशन में, तो वो मैनेजमेंट से लिखवा के ले लेगा कि मैनेजमेंट आप कौन कौन से मेथड यूज़ करते हो, कौन से मॉडल यूज़ करते हो अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने में। उसके बाद कौन सी आपने अजम्पशन ली है, तीसरी जो भी आपने डिस्क्लोजर्स लिए हैं वो एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क लिए हैं। जो अजम्पशन आपने लिए हैं वो अजम्पशन क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए और आपकी नज़र में ऐसा कोई भी सब्सिक्वेंट इवेंट नहीं आया है जिसकी वजह से आपने जो इनिशियल अकाउंटिंग एस्टिमेट लिए थे उसमें कोई भी रिविजन करी है। उसके बाद आपका ऑडिटर डॉक्यूमेंटेशन करेगा किसकी, अगर आपके ऑडिटर को कोई ऐसा अकाउंटिंग एस्टिमेट मिलता है जिस अकाउंटिंग एस्टिमेट की वजह से आपके ऑडिटर को लगता है कि एक सिग्निफिकेंट रिस्क अराइज हो रहा है, तो आपका ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा कि किन रीजंस की वजह से आपका ऑडिटर इस कंक्लूजन पे पहुंचा कि इन पर्टिकुलर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में एक सिग्निफिकेंट रिस्क है। उसके साथ साथ अगर उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई भी इंडिकेटर मिलते हैं मैनेजमेंट वाइज के तो उसकी भी वो डॉक्यूमेंटेशन कर देगा। उसके बाद यहाँ से जो अभी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ वो है डायरेक्ट 4 क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से आपके एग्जाम्पल होते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट के, एक ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। दूसरा, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के एग्जाम्पल डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। तीसरा, एग्जाम्पल कौन से होंगे उन एस्टिमेट्स के जहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी हाई, और कौन कौन से एग्जाम्पल्स होंगे उन एस्टिमेट्स के जहां पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये पॉइंट्स हैं जो आपको याद करने हैं और यहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और इंपॉर्टेंट पोर्शन है ये। इसका आपके ऑडिट प्रोसीजर से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मैंने इसको ऑडिट वाले पोर्शन से अलग रखा है। तो सबसे पहले अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी मैनेजमेंट किन किन मैटर्स के रिलेशन में ले सकती है, वहाँ पे आपके स्टैंडर्ड ने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। नंबर 1, जब आपकी मैनेजमेंट प्रोविजंस बनाती है डाउटफुल डेट्स के लिए। नंबर 2, अगर आपकी मैनेजमेंट की कोई इन्वेंट्री ऑब्सोलेट हो चुकी है तो उस रिलेशन में भी आपकी मैनेजमेंट जब प्रोविजनिंग करती है तो वहाँ पर भी वो एस्टिमेट्स लेती है। आपकी मैनेजमेंट जब मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन सेलेक्ट करती है उस केस में आपकी मैनेजमेंट एस्टिमेशन लेती है कि उसके एसेट्स की यूजफुल लाइफ क्या होगी। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट जब कोई चीज़ बेचती है तो वो वारंटी देती है, तो जब वो वारंटी देती है तो उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन अराइज होती है, क्योंकि अगर फ्यूचर में कोई उसके पास उस एसेट के रिलेशन में, उस वारंटी के रिलेशन में अगर वापस आ गया एंटिटी के पास तो एंटिटी को पैसे देने पड़ सकते हैं या फिर एंटिटी को एक नया एसेट उसको रिप्लेस करके देना पड़ सकता है। तो जब उसके ऊपर वारंटी ऑब्लिगेशन एप्लीकेबल होती है वहाँ पे भी वो एस्टिमेशन लेती है। उसके साथ साथ आपकी मैनेजमेंट की जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू खत्म हो चुकी है वो कितना उन वैल्यू से उस इन्वेस्टमेंट से रिकवर कर सकती है उसकी भी वो एस्टिमेशन लेती है। अगर आपकी एंटिटी के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है और अगर आपकी एंटिटी को लगता है कि उस लीगल केस की आउटकम उसके अगेंस्ट हो सकती है तो उसके रिलेशन में आपकी मैनेजमेंट क्या बनाती है, प्रोविजनिंग। तो जब वो प्रोविजनिंग करती है तब वो क्या करती है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। तो इन सारे मैटर्स के रिलेशन में अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए जा सकते हैं बाय योर मैनेजमेंट व्हाइल मेकिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये एग्जाम्पल्स हैं, इससे ज़्यादा भी अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हो सकते हैं। उसके बाद स्टैंडर्ड एग्जांपल्स देता है फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के। ये सारे मैंने क्या किया है, मैंने आपके जो इंडेस हैं, ये जो आपके एग्जांपल्स हैं ये इसने इंडेस से ही उठाए हैं। तो मैंने यहाँ पे इनके नाम के आगे, इन एग्जांपल्स के आगे इंडेस का नंबर लिख दिया है। फॉर एग्जांपल, फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी मैनेजमेंट किन मैटर्स के रिलेशन में ले सकती है, किन आइटम्स के रिलेशन में ले सकती है। नंबर 1, कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, राइट, जिसको हम कहाँ पे पढ़ते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को अंडर इंडेस 109। तो वहाँ पे फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आप पढ़ते हो। उसके साथ साथ शेयर बेस्ड पेमेंट में भी आप फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हो जिसको हम इंडेस 102 में पढ़ते हैं। तो वहाँ पे भी फेयर वैल्यू एस्टिमेट लिए जा सकते हैं। प्रॉपर्टी विच आर हेल्ड फॉर डिस्पोजल, कहाँ पढ़ते हैं इसको, इंडेस 105 में। मैं सिर्फ नाम पढ़ रही हूँ क्योंकि आपको ये एग्जाम्पल्स हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे, इसमें समझाने वाला कोई भी पोर्शन नहीं है। उसके बाद कहता है कि आपकी मैनेजमेंट जिस एसेट को, जिस लाइबिलिटी को एक्वायर करती है बिजनेस कॉम्बिनेशन में, आपको याद ही होगा वहाँ पर हम उनकी फेयर वैल्यू लेते हैं, तो वो
भी हम आपके इंडेस 103 में जब आपकी मैनेजमेंट फेयर वैल्यू की एस्टिमेशन करती है वहाँ पे भी आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है। और आपकी मैनेजमेंट जब पार्टीज़ के बीच में ट्रांजैक्शंस कराती है और जहाँ पे कोई भी मॉनेटरी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता तो वहाँ पे भी आपकी मैनेजमेंट फेयर वैल्यू की एस्टिमेशन करती है। मॉनेटरी अमाउंट इन्वॉल्व नहीं होता मतलब वहाँ पे या तो कोई कुछ काइंड में कुछ चेंज हो रहा होगा, और अगर कोई काइंड में वैल्यू चेंज होती है तो उसकी जब मैनेजमेंट उसकी वैल्यू की एस्टिमेशन करती है तो वो फेयर वैल्यू एस्टिमेट्स लेती है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट फेयर वैल्यू की एस्टिमेशन करती है। अब 2 क्वेश्चन आते हैं। अब दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे आपके ऑडिटर को एक इंडिकेशन मिलेगी कि इन रीजंस की वजह से एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी हाई, राइट। मतलब एग्जाम्पल्स ऑफ दोज सिचुएशंस जहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी हाई और एग्जाम्पल्स ऑफ दोज एस्टिमेट्स जहाँ पे आपकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। मैंने आपको ऊपर ही बताया जहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई होगी वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल बी लो एंड वाइस वर्सा। नंबर 1 पहला पॉइंट कहता है कि जहाँ पे आपकी मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स मैनेजमेंट की जजमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट करते हैं वहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होती है, हाई। इस पॉइंट को हम अभी ऊपर भी देख के आए। उसके बाद कहता है कि जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स की कैलकुलेशन के लिए आपकी मैनेजमेंट के पास कोई भी टेक्निक अवेलेबल नहीं है, इसको हमने अभी ऊपर भी मैंने आपको बताया, तो वहाँ पे आपकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी क्या होगी, हाई होगी। उसके बाद वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स विद द रिजल्ट of the review of the accounting estimates in the prior period indicate a significant difference between the accounting estimates and actual outcome। इसको भी हम कवर कर चुके हैं। आपको याद होगा मैंने क्या बोला था कि जब हमने पिछले वाला पॉइंट पढ़ा था कि आपका ऑडिटर रिव्यू करता है आउटकम्स ऑफ प्रायर पीरियड के अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, तो जहाँ पे जो आपके मैनेजमेंट ने पिछले साल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लिए थे और इस साल में जो उसकी आउटकम आई उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इसका मतलब आपके मैनेजमेंट को अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने का तरीका नहीं है, मतलब आपकी मैनेजमेंट सही अकाउंटिंग एस्टिमेट्स नहीं लेती है। तो वहाँ पे क्या होगी, आपकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल ऑलवेज बी हाई और वहाँ पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट विल ऑलवेज बी हाई। एग्जांपल मैंने दिया कि आपकी मान लो पिछले साल आपकी मैनेजमेंट ने प्रोविजनिंग करी थी डाउटफुल डेट्स की 2 लाख रुपए की, बट एक्चुअल में डेट के उसको डाउटफुल डेट जो आपके पिछले साल कितने थे 2 लाख के, और एक्चुअल में इन डाउटफुल डेट की वजह से जो बैड डेट हुए वो कितने के हुए 1 लाख रुपए के। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों बातों में, राइट। तो इसका मतलब आपकी मैनेजमेंट का जो मेथड है अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेने का वो गलत है या वो रीजनेबल नहीं है, जिस वजह से उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई है, जिस वजह से रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट भी हाई होगा। उसके बाद अगला पॉइंट कहता है उन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिलेशन में हमेशा एस्टिमेशन सर्टेनिटी हाई होगी अगर आपकी मैनेजमेंट कोई स्पेशलाइज्ड मॉडल यूज़ करती है। स्पेशलाइज्ड मॉडल का मतलब जो नॉर्मली मार्केट में कोई और यूज़ नहीं करता, आपकी मैनेजमेंट का खुद का कोई कस्टमाइज्ड मॉडल है, तो वहाँ पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी हाई। तो ये कुछ इंडिकेशन है, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के रिलेशन में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी हाई होगी। उसके बाद आता है वो कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिन एस्टिमेट के रिलेशन में एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। सबसे पहले कहता है कि वो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो आपकी एंटिटी की रूटीन ट्रांजेक्शन से रिलेट करते हैं। आपकी एंटिटी जिन ट्रांजैक्शन को डे टू डे बेसिस पे करते हैं वहाँ पे मैनेजमेंट का हाथ बैठ जाता है, उसको एक आइडिया हो जाता है, उसको एक पैटर्न पता लग जाता है। तो क्योंकि उसको पता है कि जनरली चीज़ें कैसे होती हैं तो वहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी कम होगी और रिस्क भी कम होगा। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट सिंपल ट्रांजैक्शन से रिलेट करते हैं वहाँ पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। उसके बाद अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को यूज़ करने के लिए जो डाटा आपकी मैनेजमेंट यूज़ करती है वो डाटा रेडिली अवेलेबल है, मार्केट में ईजिली अवेलेबल है, तो वहाँ पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। अगर आपकी मैनेजमेंट जब फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स लेती है उस एस्टिमेट को लेने का मेथड अगर आपका फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करता है, मैंने आपको अभी बताया 102 इंडेस 102 इंडेस 109, अगर इन इंडेस के अंदर ही मेथड लिखा हुआ है कि आपको कैसे वैल्यू को एस्टिमेट करना है तो वहाँ पे एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। अगला पॉइंट कहता है कि अगर कोई भी फेयर वैल्यू अकाउंटिंग एस्टिमेट्स आपकी मैनेजमेंट वो यूज़ करती है जिस मेथड को यूज़ करके आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग एस्टिमेट बना रही है वो मेथड जनरली एक्सेप्टेबल है, मतलब नॉर्मली मार्केट में लोग उस मेथड को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी लो। अगर आपकी मैनेजमेंट कोई भी स्पेशलाइज्ड टेक्निक यूज करेगी अपने अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को लेने के लिए, वहां पे उसकी एस्टिमेशन अनसर्टेनिटी विल बी हाई एंड रिस्क विल बी हाई।
राइट थोड़ा सा लेंथी स्टैंडर्ड था, बट मैंने कोशिश करी कि जितने भी पॉइंट हैं उन पॉइंट्स को रिवाइज करवाया जा सके, जितने भी कंसेप्ट हैं उन कंसेप्ट को रिवाइज कराया जा सके। लंबी होगी ये क्लास आई नो, बट आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड अच्छा लगा होगा। इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड है। अगर अच्छा लगा है, डू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल इफ यू हैव नॉट एज ऑफ येट। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। हैव अ ग्रेट डे और नाइट, जिस भी टाइम पे आप इस वीडियो को देख रहे हो। बाय बाय।